सबसे पहले काउंटडाउन 33 डेज टू गो। 33 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये अर्ज रखी थी, बाकी बांधा दिन मुश्किल होंगे, हर रोज एक नई सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो इसी एक्सटेंशन में से निकलती है। आपको पिछले से पिछले व्लॉग में हमने ये बताया कि किस तरीके से लार्जर गेम प्लान कर ली गई है 27वीं तरमीम की, और उसके लिए तमाम तैयारियां शुरू की गई हैं और पहला हदफ है आज़ाद कश्मीर। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर अखाड़ा लग रहा है और हमारे जनरल्स एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर के जो फंडामेंटल्स हैं, जो वहाँ की बुनियादें हैं, उनको हिला रहे हैं अपने मकासद के लिए। वैसे तो ये पिछले 40-50 साल से रेगुलरली हम कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जमहूरी निज़ाम हमें डेवलप करना चाहिए था, जो हमें इंडिया के अगेंस्ट बेनिफिट देता और पूरी दुनिया में हम शोकेस कर सकते कि देखिए हमारी साइड का कश्मीर किस बेहतरीन तरीके से गवर्न भी हो रहा है, वहाँ इंसानी हकूक़ भी कितने ज़बरदस्त हैं और वहाँ पर जो गवर्नेंस, गवर्नमेंट और पाकिस्तानी रियासत के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो कितना प्रोफेशनल है, ताकि पूरी दुनिया इस जो हम शोकेस करते इसको देखकर हमें सपोर्ट करते कि हमें बाकी मानदा कश्मीर के साथ भी इसी तरीके का सलूक चाहिए। पूरी दुनिया ये कहती और हमारा केस और कश्मीरियों का केस जो है वो मजबूत होता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ जब हमारा दिल करता है, जो किंग्स पार्टी होती है, मतलब जो उस वक्त के आर्मी चीफ की थपकी जिसके पास होती है, उसी की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती वहाँ पर जो ISI के और MI के साहबान हैं वो बनवा देते हैं। जैसा कि आपको बताया कि जो अगली लार्जर गेम है उसमें अब पीपल्स पार्टी को उतारने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को वफाक में भी हिस्सा देना है, मतलब कि बिलावल जरदारी को अगला वज़ीर आज़म बनवाना है या नहीं, या फिलहाल शहबाज शरीफ के साथ ही काम चलाना है। ये अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ऊपर सोचा जा रहा है, लेकिन कम अज़ कम ये तय हो गया है कि अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो खालिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी। सिर्फ हुकूमत ही देनी बल्कि ढेर सारा पैसा भी देना है, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन दंगल शुरू हो गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस वक्त जो आज का रोज़नामा जंग है वो ये खबर दे रहा है कि 10 मेंबरान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो तोड़े थे पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। याद कीजिए वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर जब हमारी वफाक में हुकूमत गिर गई थी तो उसके बाद हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पर बनाया गया था और अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर लाया गया था जो अनवारुल हक साहब थे। अब पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत में शामिल थी, नून लीग भी उसमें शामिल थी और वो जाहिर है बैक्ड बाय जर्नल्स। और जब इन्होंने अपने लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स के लिए जो अनवारुल हक थे उनके पीछे से हाथ खींचा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दूसरे उनके साथियों ने, तो अब वही पीपल्स पार्टी जिनका स्पीकर भी है, जो पूरी हुकूमत के अंदर शामिल हैं, वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जिस हुकूमत में वो शामिल हैं, उसके खिलाफ वो अदम एतमाद ला रहे हैं। लेकिन उनके पास जो वोट थे वो 17 आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर जीतने के लिए आपको कम अज़ कम जो वोट दरकार हैं वो 27 हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उनके पास तकरीबन 12 और वोट आ गए और ये जो 12 आए हैं इसमें कम से कम 10 वोट जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे पहले, जिनको तोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था अनवारुल हक साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के वक्त, अब उनको दोबारा तोड़कर, मतलब कि अनवारुल हक साहब से हटाकर अब उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दिया गया है। ये शमूलियत कोई ढकी छुपी नहीं। उन्होंने कल जो जरदारी साहब की बहन फरियाल तालपुर साहबा हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, तस्वीरें भी आई हैं, ऐलानात भी हुए हैं। इसमें मेरे ख्याल 5 तो वज़ीर हैं। अनवारुल हक साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर 5 लोग तो ऐसे हैं जो वज़ीर हैं, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और 5 दूसरे। हमारे पास शुरू में इतलात यही थी कि कुछ 7 के करीब लोग जो हैं या 6 के करीब लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गए हैं, लेकिन अब रोज़नामा जंग ये क्लेम कर रहा है कि नहीं 10 के 10 लोग चले गए हैं और पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सूरत हाल 27 अरकान जो उन्हें चाहिए वो हो गए हैं, बल्कि ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 29 मेंबर्स हो गए हैं, 29 मेंबर हो गए हैं। इस तरह से वो बड़े वाज़े तरीके से अब वहाँ अपनी हुकूमत बना सकेंगे। मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हुकूमत ने इस साल 45 अरब, जी हाँ 45 बिलियन रुपीस का तरक्याती बजट जो है वो भी मंजूर किया है आज़ाद कश्मीर के लिए। अच्छा ये बताता हूँ, ये तरक्याती बजट आप कहेंगे वो तो तरक्याती है, उसका इससे क्या लेना देना, वो बताते हैं आपको। उसके बाद 11 अरब की फौरी तौर पर मजीद मंजूरी दी गई है, तो वो लगता है कि वो जो 11 अरब है वो इसी इलेक्शन के लिए। अब कैसे होता है, एक तो रिश्वत अगर आपने किसी को अपने पैसों से देनी है तो आपको अपनी जेब से निकाल के 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ देने होंगे। जाहिर है जो
आज़ाद कश्मीर की अगर यहाँ पर एक सेनेटर 60-70 या एमएनए जो है वो 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ में बिकता है तो वहाँ ज़रा रेट कम होगा। तो वहाँ पर अगर आपने पैसा लगाना है तो आप जो भी तरक्याती फ़ंड होगा उसका 30% 40% आप निकाल लीजिए। मतलब अगर 11 अरब के तरक्याती फ़ंड दिए गए हैं तो ठेकेदार को कह दिया जाएगा कि ये 11 अरब आपको दे रहे हैं, ये सड़क बनानी, ये फलां चीज़ बनानी, 30% या 40% आपने इसमें से या 50% पैसा जो है वो आपने कैश यहाँ पहुँचा देना है। ठेकेदार भी पहुँचा देगा, वो फिर वो जो 50% बाकी रह जाएगा उसका भी काम नहीं करेगा, बल्कि उसकी बजाय 25% का काम करेगा और 25 मजीद अपनी जेब में डालेगा, शायद 20% का काम करे। तो अगर आप 11 अरब लगाएंगे तो हो सकता है नीचे जो है वो 2 अरब 2.5 अरब का काम हो, बाकी सारे पैसे इसी तरीके से साइफन ऑफ कर लें। तो अब ये जो 11 अरब और उससे पहले 45 अरब, ये 11 तो खुसूसी तौर पर ये जो जोड़ तोड़ जो सिंध हाउस में जैसे खरीदो फरोख्त की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से खरीदो फरोख्त करने के लिए ये 11 अरब का फौरी, ये भी आज जंग की खबर है, ये भी हम पास से आपको नहीं दे रहे, ये भी आज ही के जंग में बताया गया है, रोजनामा जंग में, कि 11 अरब रुपए के नए फंड जो हैं अप्रूव किए गए। 45 अरब के इससे पहले, तो आप इसका 30% 40%, कश्मीर में तो हो सकता है 50% तक रेट चल रहा हो, पंजाब वगैरह में ये आज से 2-4-5 साल पहले 25% 30% के करीब रेट था। अब तो शायद जब से वहाँ पर मरियम बाजी की हुकूमत है तो जो हम स्टोरीज सुन रहे हैं उससे तो लगता है वहाँ भी शायद 50% हो गया रेट। लेकिन बहरहाल सूरत हाल अब यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर डंका बज चुका है और अब बहुत जल्द आप वहाँ पर नया प्राइम मिनिस्टर देखेंगे और ये शुरुआत है उस सारी लार्जर गेम की। पीपल्स पार्टी ने हिस्सा बकदरे जुस्सा मांगा है। पहले हिस्से में उन्हें आज़ाद कश्मीर की उनकी अगली डिमांड बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने की है। देखते हैं हाफिज साहब उन्हें सज्जी दिखाकर खब्बी मारते हैं या बाकी उन्हें ये देते हैं। सज्जी दिखाकर खब्बी मारने का मतलब है कि दायां हाथ दिखाकर थप्पड़ बाएं हाथ से मार देना। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या वो वाकई ये कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं। अगर वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उन्हें दे के उनसे 27वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत करवा लेते हैं तो फिर उनकी मर्जी है उसके बाद कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ज़्यादातर इनके पास कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, इसी तनख्वाह पर ये काम कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ नहीं सकते। आगे चलते हैं ज़रा। अगली खबर जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। आईजी पंजाब को तब्दील करने की खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये हतमी खबर नहीं है, अभी ये अफवाह है, इसलिए मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जो लाहौर के अंदर जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शायद अब आईजी को बदल दिया जाए, उसके लिए फील्डिंग लग गई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप फ़िलहाल इसे गॉसिप ही लें, आप इसे अफवाह ही लें, आप इसे हतमी खबर ना लें। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो आईजी साहब हैं इनके मोहसिन नकवी से बहुत अच्छे मरासम हैं। ज़ाहिर है दूसरी तरफ मरियम साहबा से भी हैं। मरियम साहबा अब इन्हें तब्दील करना चाहती हैं और ऊपर बड़े हाफिज़ साहब भी इन्हें तब्दील अब सोच रहे हैं। उनकी टीम, ज़ाहिर है हाफिज़ साहब खुद तो नहीं, उनकी टीम भी इन्हें बदलने का सोच रही है। इनकी जगह पर बिलाल सईद कमियाना जो है उनको लाने का सोचा जा रहा है, जो सीसीपीओ हैं इस वक्त लाहौर के, और वो अपनी लॉबिंग भरपूर कर रहे हैं इस वक्त आईजी बनने के लिए। 1-2 और ऑफिसर्स भी हैं जिनके बारे में इतलात हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि आईजी परवेल कर जाएं। और वैसे तो वो खुद भी छुट्टी पे जाना चाहते हैं, पुर्तगाल वगैरह, जो जिसकी तरफ इशारा ख्वाजा आसिफ ने किया था। लेकिन अब देखते हैं ऊँट किस करवट बदलता है, बैठता है। आने वाले दिनों में आईजी जो है वो छुट्टी पर जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, बिलाल सईद कमियाना बनते हैं या कोई और बनते हैं। लेकिन अफवाह चल रही है लाहौर में कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों की तब्दीली के बारे में सोचा जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये खबर दुरुस्त हो। मैंने जैसे आपको कहा, बहुत सारी लॉबीज़ काम कर रही होती हैं। व्हील्स विद इन व्हील्स, जो व्हील विद इन द व्हील्स हैं वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आपको कंफर्म बता देते हैं कि मरियम नवाज़ का आज का जो स्केड्यूल है वो 8 क्लब का है। जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह के 9, साढ़े 9, 10 बजे हैं। अभी हमें हतमी तौर पर नहीं पता कि वो पहुंची हैं कि नहीं। लेकिन 8 क्लब में जो हमारे ज़राए हैं 8 क्लब के इर्द गिर्द, वो हमें ये बता रहे हैं कि आज वहाँ पर चहल पहल है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह गेट के बाहर लगे हैं उनको ये बताया गया है कि आज मरियम साहबा यहाँ पर मीटिंग्स करेंगी। तो आज पहले दिन वो जाती उम्रा से निकलकर 8 क्लब आएंगी। जब से तहरीके लब्बैक के खिलाफ वो ऑपरेशन हुआ वो घर में बंद थी और कैद थी अपने घर में, कहीं नहीं निकल रही थी, सिक्योरिटी के खदशात थे। फिर हमने आपको बताया था 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले, कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्बिंग हो रही है। फिर कल या परसों एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी ये खबर कंफर्म कर दी कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसकी स्क्रूटनी हो रही है और कोई भी ऐसा जो हमदर्द है तहरीके लब्बैक से उसको अलग किया जा रहा है। अब वो सब कुछ करने के बाद आखिरकार मेरा तो ख्याल है कि ये कोई 10-15 दिन के बाद अब वो पहली दफ़ा जाती उम्रा से निकलेंगी। और 8 क्लब में आज पहले दिन, आज पीर का दिन है और आज 27 अक्टूबर है, आज पहले दिन वो जाती उम्रा के अंदर कोई ना कोई मीटिंग लेंगी।
वो मीटिंग लेती हैं कि नहीं, अभी मैंने जैसे कहा कि जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी तक तो उनका वो टाइम ऑफिस का शुरू नहीं हुआ। जब तक आपके पास व्लॉग आएगा हो सकता है तब तक उनकी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हों, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद दो ढाई घंटे तो एडिटिंग और तमाम चीज़ में लगते हैं। और शाम के व्लॉग में हम आपको कंफर्म करेंगे, या आपको शायद वैसे भी फुटेज से कंफर्म हो जाए कि वो आई हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त की इतलात हमारे पास यही हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर, मैंने क्योंकि कहा कि लार्जर गेम शुरू हुई है, लार्जर सागा चल रहा है इस वक्त। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उन्होंने जो ब्रिटिश यहाँ पर एम्बेसडर हैं उनसे भी मुलाकात की है, और जो अमेरिकन कायम मकाम, आप उन्हें एम्बेसडर कह सकते हैं, सफारतकार तो इस वक्त कोई नहीं है यहाँ, सफ़ीर, तो कायम मकाम जो उनके सफ़ीर हैं अमेरिका के इस वक्त, ख़ातून हैं, मेरा ख्याल नेटली बेकर हैं, वो हैं यहाँ पर इस वक्त, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। दोनों से अलग अलग मुलाकात हुई है, और इसको भी अब आप लार्जर जो गेम 27वीं तरमीम की और सब कुछ चल रहा है उस सब के अंदर इसको भी फिट कीजिए ज़रा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है तो फिर वाकई कोई लार्जर गेम हो रही है। जो 27वीं तरमीम, और आगे फील्ड मार्शल साहब दूसरी तरफ पहुंचे हुए हैं ओमान में। जी हाँ, वो मिस्र से निकले हैं और ओमान में पहुंचे, और वहाँ के जो फौजी ओहदेदारान हैं आला तरीन, उनके साथ वो आर्मी की यूनिफॉर्म में मलबूस इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। कल शाम की ये बात है, और ये सब कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है जैसा कि सदर ट्रंप मलेशिया पहुंचे और उन्होंने वहाँ एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपना फेवरेट कहा है। ये जो इतना प्यार इन दोनों के माँ बाप ने भी इनसे इतना प्यार नहीं किया, ना फील्ड मार्शल के और ना ही शहबाज शरीफ साहब के। ये जो इतना प्यार सदर ट्रंप को इन पर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि इन दोनों ने ये वादा किया है कि सऊदी अरब मानता है कि नहीं मानता, कतर मानता है कि नहीं मानता, यूएई मानता है कि नहीं मानता, बाकी मुल्क मानते हैं कि नहीं मानते, हम इनको मनवाएंगे भी, और आपका ये जो पूरे का पूरा प्लान है, पीस प्लान जिसको सदर ट्रंप कह रहे हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए फ़ौज देनी पड़ी, जो कुछ भी करना पड़ा हम आपको देंगे। इसीलिए सदर ट्रंप ने इस वक्त इन्हें अपना तकरीबन फर्स्ट कज़न डिक्लेयर कर रखा है, और इस कदर कुर्बत है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी बार इनका जिक्र इनके अपने घर वाले नहीं करते जितना सदर ट्रंप हर जगह पर जाकर करते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप की जो तकलीफ़ें थी वो सारी इन्होंने अपने गले ले ली हैं। और दिन रात ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब करिया करिया फिर रहे हैं, इजिप्ट गए हैं, ओमान गए हैं, ये बेसिकली उस सारे गेम प्लान को फिट कर रहे हैं। इनसे बेहतर गेम प्लान कौन फिट करता है? ये सरहद के बाहर तो ऐसा गेम प्लान फिट करेंगे, क्योंकि वहाँ तो इनकी कोई हमदर्दी या बाकी मामलात भी नहीं होंगे, तो अपने मुल्क के अंदर गेम प्लान ऐसा फिट कर देते हैं कि आपकी सोच है। तो इसलिए आपको आने वाले दिनों में सदर ट्रंप और ज़्यादा पचकारते नजर आएंगे फील्ड मार्शल साहब को और उनके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को, क्योंकि वो अनथक मेहनत कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर ट्रंप को राज़ी करने के। आगे चलते हैं, अगली खबर ज़रा आपके सामने रख दें। ये जैसे मैंने कहा कि ये जो मुलाकातें हुई हैं सुहेल नकवी की, इनको भी आप इसी लार्जर पिक्चर के अंदर रख लें जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। शायद एतमाद में ले रहे हों ब्रिटिश एम्बेसडर को भी, और यूएस की जो कायम मकाम सफ़ीर हैं उन्हें भी एतमाद में ले रहे हों कि आने वाले दिनों में यहाँ क्या होने वाला है और ये क्या करने वाले हैं। अगली खबर कर्क से है। कल हम अरशद शरीफ शहीद की वालदा का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा था मेरे लिए, क्योंकि वो माँ की तरह थी। अरशद के साथ जो मरासम थे, कल का वीलॉग आई एम सॉरी उस तरह का प्रोफेशनल वीलॉग नहीं था जैसा मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं हमारे इस वीलॉग पर, तो हमें प्रोफेशनली आपको न्यूज़ डिलीवर करनी होती हैं। जब एक आपके साथ प्रोफेशनल कमिटमेंट है तो उसे डिलीवर करना है। तो मेरी अपॉलॉजी, कल मैं थोड़ा ओवरवेल्म था, बहुत सारे कट्स आए, मुझे रुकना पड़ा बार बार उस वीलॉग में, एडिटर को वो सब कुछ काटना पड़ा। अमूमी तौर पर मेरे वीलॉग्स के अंदर कोई कट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी तक ये कोई 14 मिनट 52 सेकंड की रिकॉर्डिंग होगी एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल कट। उम्मीद है पूरा व्लॉग बगैर किसी कट के होगा, लेकिन कल मेरा ख्याल 4, 5, 6 कट थे। बहुत सारी जगहों पर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मैं ओवरवेल्म था उस सारी इंटेंसिटी को समझते हुए, सोचते हुए, जो मेरा रिलेशनशिप था अरशद के साथ और उसकी वसातत से उसकी फैमिली के साथ। एक मेरे लिए जो शर्मिंदगी की बात भी है और जिस पर मैंने आपसे अपॉलॉजी करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई नामवर नाम वहाँ पर नहीं पहुँच सका जनाजे में। वट एवर द रीज़न, इसको मैं नहीं करता। इमरान खान साहब बाहर होते तो ऐसा यकीनन कभी ना होता, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन इस पर माफ़ी मांगता हूँ अपने दूसरे कोलीग्स की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी मेरी बहुत बहुत अपॉलॉजी, जो लोग भी इससे हर्ट हुए हैं। लेकिन मैं अपॉलॉजी ही कर सकता हूँ, मैंने जैसे आपको कहा कि इस सारे मामले के ऊपर और कुछ नहीं कह सकता। आगे चलते हैं। करेक्ट में कल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी
अच्छा, इससे पहले कि मैं कर्क की बात करूं, इस पर साबिक जो डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर वो भी तशरीफ़ लाए। इस पर जो जस्टिस अतर मिल्ला सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी उस जनाजे में तशरीफ़ लाए। इस पर कभी दोबारा बात करेंगे कि क्या दिस इज़ टू लिटिल टू लेट है, या उन दोनों का आने का शुक्रिया अदा करना, इसको किसी दिन बाद की बहस के लिए रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ। तो ये बात किसी दिन किसी वक्त बाद में करेंगे कि क्या उनके आ जाने से जो उनका अरशद से करीबी तल्लक या ताज़ीम का रिश्ता था उसका हक अदा हो गया। जस्टिस साहब का तो मैं इतना नहीं कह रहा, मैं जनरल आसिफ गफूर साहब की बात कर रहा हूँ। तो कभी किसी और दिन पे ये चीज़ रखते हैं, आज इस पर बात नहीं करते। तो कर्क में जो जलसा हुआ जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा खिताब किया है जो शायद टेम्परेचर को मज़ीद ऊपर ले गया है, और ये भी वाज़ेह हो गया है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बिल्कुल वहाँ पर उन्हें इमरान खान ने बॉलिंग करने के लिए दी है। आप खेल के दरमियान वाले 10 ओवर समझ लें या आखिरी समझ लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इमरान खान ने उन्हें गेंद दी है कि आप पवेलियन एंड से बॉलिंग करें, और ये लाइन है और ये लेंथ है, स्कोर कितना पड़ता है आपने फ़िक्र नहीं करनी, मुझे विकेट चाहिए। मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन है सुहेल अफरीदी को, और सुहेल अफरीदी पूरी ईमानदारी और पूरी जान मारकर बिल्कुल उस जगह पर बॉल करवा रहे हैं। कल उन्होंने वहाँ पर तकरीर करते हुए क्या कहा, मेरा ख्याल है अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो नाइंसाफ़ी होगी। उनकी जो कन्विक्शन उनके अल्फाज के अंदर नज़र आ रही थी, जो उनका स्टांस था, वो उन्हीं की ज़बानी आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुनिए। मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई, और किसी छोटे लेवल पर नहीं। डीजीआईसीआर खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उजरा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उजरा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उजरा है, वो गलीज और घटिया इल्जाम लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। सुन लिया आपने। वो वाज़े तौर पर DGISPR का नाम लेकर कह रहे हैं कि गलीज़ और बदतमीज़ अल्फाज के अंदर इस शख्स ने मेरे साथ बात की। ये पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन ने DGISPR पर तनकीद तो बहुत करते रहे हैं लोग, लेकिन इस तरीके से उनको धोया पहली दफ़ा किसी ने होगा। इस तरीके से उनको आप ये कहें कि कटहरे में खड़ा करके उनका असल चेहरा उनको पहली दफ़ा दिखाया होगा कि आपके पास कौन सी इम्यूनिटी है कि आप किसी के साथ भी इतनी बदतमीज़ी कर सकते हैं कि आप बादशाह सलामत है, कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही सख्त अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल की, जो मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में दुरुस्त कहा कि DGISPR पेशावर आया और मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़रा ने भी नाजायज़ इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इमरान खान ने मेरी तरबियत की है, और साथ उन्होंने कहा कि मैं कबायली हूँ, मैं पठान हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करूँगा। मैं फिर भी उन्हें धीमे तरीके से ही जवाब दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ एक बयानिया बनवाया गया कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत ही इमेच्योर हूँ, मैं बहुत नौजवान हूँ, मैं डिलीवर नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो 77 सालों में आपके बाबू थे या बाबे थे, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया जो ये नौजवान जो डिलीवर नहीं करके दिखा सकेगा। तो उन्होंने कहा आपने कौन सा तीर मारा है, पहले आप बता दें जो बाबे या बाबू आपके थे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला नामज़द किया तो मिडिल क्लास यूथ को रोकने वाले मेरे खिलाफ मुतहरक हो गए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि मैंने इन्हें कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। फिर शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मीटिंग है वो आप अटेंड करने आ जाएं। तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैं भी इमरान खान से पूछ कर बताऊंगा। इसको कहते हैं जैसे को तैसा, और या आप कहते हैं सत्ते पे सत्ता। तो बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन हिकमत अमली बनाई हुई है उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तगड़ा नोटिफिकेशन किया है KP से, उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र की पाबंदी लगा दी है कि किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक काबीना नहीं बन जाती। और यह भी फैसला किया है कि काबीना तब तक नहीं बनेगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती। तो तगड़े स्टांस लिए उन्होंने। टेम्परेचर हाई हो गया है, अब ये डू और डाई है। उन्होंने ऑल आउट चले गए, वो मैं ये कहूँगा। अब देखते हैं दूसरी साइड क्या करती। अगर तो सेंस प्रिवेल की तो ये मामलात बेहतर हो सकते हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात भी करवाई जा सकती है, और इमरान खान के लिए इंसाफ का कोई रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन अगर DGISPR और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको आजकल ट्रंप अपना फेवरेट कह रहे हैं, वो इसी रास्ते पर चलते रहे और अवाम की नब्ज़ को ना समझा, अवाम क्या कह रही है उसको ना समझा, तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। हबीब अकरम साहब की स्टोरी थी कल की कि जब वहाँ कबायली जिरगा हुआ जो खैबर में हुआ था परसों 25 तारीख को, तो वहाँ जो अमायदीन थे उन्होंने सुहेल अफरीदी से कहा कि इससे भी काम सख्त करो। उन्होंने जो, क्योंकि उनके लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ सिविलियन, उन्होंने कहा कि जो हमारे कोलेटरल डैमेज में लोग शहीद हो रहे हैं ये हमें कबूल नहीं, तुम बड़ा ऐलान कर दो,
तुम इससे भी सख्त ऐलान कर दो। हबीब अकरम साहब के मुताबिक, क्योंकि वो सारे उनके बुजुर्ग हैं सुहेल अफरीदी के, उनके वो ताज़ीम करते हैं उन सब की, तो उन्होंने उनकी मिन्नत समाजत करके कहा कि मुझे एक मौका दें, मुझे कोशिश करने दें कि अभी मामला उतना मैं एस्केलेट ना करूं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूंगा, फिलहाल मुझे एक चांस दें। तो हबीब अकरम का कहना यह था कि दूसरी तरफ मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, जो अवाम है नीचे वो बहुत ज़्यादा इस टाइम, हमारे जो टॉप के 2 4 5 जर्नल्स हैं वो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उस पर अवाम बहुत खफा है, और वो इससे भी तगड़ा स्टांस चाह रहे हैं। तो अगर आप सोचें जो सुहेल अफरीदी ने आज कहा है, अगर इससे भी तगड़ा स्टांस अमायदीन चाह रहे हैं तो फिर मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन आपको याद है याया खान भी कहता था कि मुझे जैसे मेरी हाथ की पुश्त का पता है, ऐसे ही मुझे मशरकी पाकिस्तान का पता है। जो हमारे DG ISPR हैं उनका भी जो फेक कॉन्फिडेंस है वो ऐसा ही है, आसिम मुनीर साहब का भी ऐसा ही है। तो देखते हैं अब कुछ सेंस प्रिवेल होती है, ये मामला आगे जाते हैं। सूबाई सदर जुनेद अकबर साहब ने भी वहाँ पर तगड़ी तकरीर की। उन्होंने कहा कि गलतफहमी ना रखें, हम भूल जाएंगे, जिस दिन कानून की हुक्मरानी हुई हम आपको अदालतों में घसीटेंगे। साथ उन्होंने कहा जिस दिन आपने ये पोजीशन छोड़ दी, जाहिर है वो सीधा आसिम मुनीर को पैगाम दे रहे हैं कि जिस दिन आपके पास ये छड़ी ना रही, आप आर्मी चीफ ना रहे, उन्होंने कहा हम आपको अदालतों में घसीटेंगे, आपका जीना हम फिर मुश्किल कर देंगे, ये ऐसे नहीं गुजरेगा जो कुछ आप कर रहे हैं। 26 नवंबर को आपने जुल्म किया, हम नहीं डरेंगे, आपने हमारा इलेक्शन और मुस्तकबिल चोरी किया, गोलियां मारी, आपको हिसाब देना होगा। भुट्टो एक नस्ल का लीडर था, इसे ख़त्म ना कर सके। इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है, इसे आप कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इमरान खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और चढ़ता सूरज है, हमें अपनी क़यादत पर फ़ख्र है, दीगर जमातों की क़यादत का माजी शर्मनाक है। तैयारी पकड़े, इमरान खान जल्द कॉल देंगे, अवाम से कह रहे हैं जुनेद अकबर, तैयारी पकड़े, इमरान खान जल्द कॉल देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हंगू में सुहेल अफरीदी मेरे साथ था, हम डर सकते हैं, ब्लैकमेल हो सकते हैं, लेकिन सुहेल जैसा बंदा आएगा तो क्या करोगे। मैंने इनको कहा था कि हमारे जैसे लोगों के साथ गुजारा करो, अगर कल को सुहेल अफरीदी जैसे नौजवान आ गए तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, लेकिन इन्होंने मजबूर किया और अब मामला वहां पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा कि जुल्म करो लेकिन हम नहीं रुकेंगे, नौजवान जिस दिन तुम इस कुर्सी पर नहीं होगे, नौजवान तुम्हारे घरों में घुसेंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तुम्हारे साथ नहीं, कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, ये जुनेद अकबर का कहना है। दोनों तकारीर जो हैं वो आपको टेम्परेचर, लाइन, लेंथ, पेस और डायरेक्शन क्या बनने जा रही है वो आपको खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल वाज़े इशारा दे रहे हैं। ये इमरान खान है जो इस वक्त बफर जोन है इस गुस्से के और पाकिस्तान के वफाक को जो इस वक्त की गलत फहमी है उसके दरमियान में। देखते हैं आसिम मुनीर कितना बड़ा गैम्बल खेलते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कोई भी बड़ा गैम्बल खेला तो यकीन कीजिए इनके पास फिर वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं मजीद कहूँगा तो मुझे मजीद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है वो दीवार पे लिखा हुआ है, अगर इनसे नहीं पढ़ा जा रहा तो वो इनकी मर्जी है। आगे चलते हैं। CM हाउस में एक इजलास हुआ, ये सदीक जान साहब की खबर है तो हम उन्हीं के रेफरेंस से खबर आपके सामने रख रहे हैं, मेरा तज्जिया इस पर कोई नहीं है। वो कहते हैं कि परसों CM हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें ड्रोन हमले पर बहस हुई, जिसमें 2 सिविलियन शहीद हुए थे। वज़ीर आला का ख्याल था कि FIR दर्ज करनी चाहिए, काफ़ी बहस हुई। PTI की दूसरी क़यादत ने वज़ीर आला को कहा कि अभी रुक जाएं, एक दफ़ा इमरान खान से फिर पूछ लेते हैं, और FIR अगर दर्ज हो गई तो काम ऑल आउट है। मतलब इशारा दे रहे हैं कि शायद कोर कमांडर के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज करने के बारे में चीफ मिनिस्टर सोच रहे हैं। अब ये सदीक जान की खबर है, इस पर मैं क्योंकि पार्टी की तरफ से मेरे कोई ये चीज़